So hello everyone, welcome you all at Lukesh Sir Unlimited Study Zone. We are going to start our new chapter of class 9 that is called Work and Energy. Yes. तो बच्चों चैप्टर नोट्स स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के। बच्चों इस चैप्टर में मेनली करना क्या है, देखो सबसे पहले बेटा हमें वर्क के बारे में पढ़ना है। देन वर्क हमें किस फॉर्म में दिखता है बच्चों? एनर्जी के फॉर्म में। वर्क हमें किस फॉर्म में दिखता है? एनर्जी के फॉर्म में। ओके। एंड एनर्जी के बाद एनर्जी को खर्च करते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो एनर्जी को जिस रफ्तार से खर्च करते हैं, जिस तेजी के साथ खर्च करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं बेटा? पावर। तो एनर्जी खर्च करने की रेट जो होती है वो पावर होती है। सो हमें मेनली तीन टॉपिक इसमें करने हैं, वर्क करना है, एनर्जी करना है एंड पावर करना है। सो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम वर्क की। व्हाट इज वर्क? ओके, व्हाट इज वर्क? So, what is work? Ability to do something is called work. Ability to do something is called work. समझ गए ना? मतलब किसी भी काम को कर पाने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं आपने काम कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप काम करते हैं, अगर आप वर्क करते हैं तो वर्क करने में होता है क्या बेटा? एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होता है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर होता है या एनर्जी कन्वर्जेशन होता है ना। इसको आप सिंपल वर्डों में एनर्जी ट्रांसफर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा आप पुशअप कर रहे हैं, जमीन में बैठ करके क्या कर रहे हैं? पुशअप कर रहे हैं या आप कोई वेट उठा रहे हैं। क्लियर बेटा? तो आप अगर वेट उठा रहे हैं मीन्स आप वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपके शरीर की जो एनर्जी है, जो आपने खाना खा के कमाई है एनर्जी, जो आपके मसल में सेव है, तो आपने खाना में कौन सी एनर्जी कमाई बेटा? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। खाना खाने से आपको हीट एनर्जी मिलती है और वो बेटा कैलोरी में होती है। किस में होती है? कैलोरी में। और ये एनर्जी बेटा जा करके आपकी पूरी बॉडी में सेव हो जाती है। समझ गए ना? सेल्स में। तो आपके जो मसल के सेल्स हैं ये मसल एनर्जी बन जाएगी। बॉडी में जाके कौन सी एनर्जी बन जाएगी? मसल के फॉर्म में सेव हो जाएगी, मसल एनर्जी। एंड देन आपके मसल जो होते हैं वो वर्क करेंगे और जो बाहर आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं आप मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इसी एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जेशन के टाइम में क्या हुआ है बच्चों? वर्क हुआ है। तो वर्क एक्चुअली जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है ना, तब भी क्या होता है? वर्क होता है। तब भी क्या होता है? वर्क होता है। लाइक गाड़ी चलती है बेटा, तो गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने में भी वर्क होता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल होता है। पेट्रोल के अंदर बेटा केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, है ना। और ये केमिकल एनर्जी बेटा पेट्रोल ब्लास्ट होता है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। किसमें? हीट एनर्जी में। फिर ये हीट एनर्जी अपनी जो एनर्जी होती है, ये इस हीट एनर्जी से मशीनरी पार्ट घूमते हैं तो फाइनली हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? तो जहां पर भी मशीनरी पार्ट, कोई रोटेशन, कोई मूविंग मोशन इन्वॉल्व हो, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। यस। सो एबिलिटी टू डूइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्क। मतलब किसी भी कुछ भी कर पाने की क्षमता, कुछ भी कर पाने की क्षमता को, एबिलिटी को आप क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क बोलते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग इज कॉल्ड वर्क। मगर फिजिक्स में वर्क कुछ अलग टाइप से डिफाइन है। फिजिक्स कहती है कि अगर आपके पास में कोई दीवार है, कोई दीवार है, ओके, सो यहां पर आपके पास में दीवार है और आप सुबह से शाम तक यहां पर और इस दीवार को धक्का दे रहे हो, भाई साहब हट जा यहां से, दीवार हट जा। क्या ये दीवार हटेगी? नो, दीवार बिल्कुल नहीं हटेगी। बट आपने वर्क तो किया, आप थक के पसीना से चूर हो गए। ये सुनो, आपने वर्क तो किया है, अपनी नजरों में आपने वर्क किया है, मगर फिजिक्स की नजरों ने आपने वर्क नहीं किया। हाँ, फिजिक्स की नजर ने आपने फोर्स लगाया है, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। फोर्स मींस टेंडिंग टू मूव, मूव और टेंडिंग टू मूव। अगर आपको आप यदि किसी कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट, द एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड टू मूव और विच मूव और टेंड टू मूव, या तो वो किसी को चला दे या चलाने की कोशिश करे, चलाने की कोशिश करे। तो बेटा ये चलाने की कोशिश ही तो कर रहा है इसको। ये नो, ये चाहता दीवार यहां से सरक जाए, तो चलाने की कोशिश कर रहा, तो क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है? यस, फोर्स लग रहा है।
ठीक है ना। तो फिजिक्स वर्क कब मानती है? फिजिक्स मानती है वर्क दो चीजों के ऊपर। फिजिक्स में वर्क को डिफाइन करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, फोर्स, कि सम फोर्स अप्लाई हो। क्या अप्लाई हो? सम फोर्स। ठीक है ना। बेटा हम कौन से वर्क की बात कर रहे हैं, याद रखना यहाँ पे ये मैकेनिकल वर्क है। कौन सा वर्क है बेटा? मैकेनिकल वर्क है। अब आप इसको हीट वर्क मत मान लेना, हीट का वर्क अलग टाइप का होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क अलग टाइप का होगा। बेटा हर प्रकार की एनर्जी का वर्क अलग टाइप का होगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो आपको वर्क दिख रहा है ये मैकेनिकल वर्क है। तो ये जो वर्क लगेगा ये मैकेनिकल एनर्जी के कारण एंड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, एक फोर्स की, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज distance traveled in the direction of force. Yes, very important, distance traveled in the direction of force. Yes, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा अगर दो चीजें हैं तब फिजिक्स कहेगी कि आपका वर्क डन हुआ है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, देखिए ये दीवार थी और आपने जबरदस्त फोर्स लगाने की कोशिश कर रखी, यहाँ पे मरे जा रहे हैं फोर्स लगा लगा करके। सुबह से हो गई शाम, आपने बहुत तगड़ा करीब 50 न्यूटन का फोर्स लगाया सुबह से लेके शाम तक लगातार, मगर क्या दीवार एक भी इंच खिसकी? नहीं खिंचकी, दीवार इंच नहीं खिसकी। मतलब फोर्स तो आपका 50 न्यूटन का है, बहुत जबरदस्त, बट आपकी जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस कितनी है? जीरो। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला पहला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू, याद करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा यहाँ पे फोर्स तो आप लगा रहे हैं बट डिस्टेंस आपकी जीरो है। सो फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 मीटर। सो योर आंसर इक्वल्स टू हाउ मच? जीरो। और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो ये आंसर इज 0 जूल। डन। तो बच्चों इस केस में यहाँ पे वर्क कितना होगा? 0 जूल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्क कितना होगा? 0 जूल। अब आइए एक और केस देखते हैं बेटा। एक कुली जो है अपने सिर पे बोझा रख करके चला जा रहा है। ये देखिए एक कुली है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपने सिर पे बोझा रख करके चला जा रहा है। अब आपको बताना है कि ये कितना वर्क करेगा, इस बोझे को ढोने में कितना वर्क करेगा। अब यदि आप देखें इस बोझे का जो फोर्स बनेगा बेटा वो कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। बिकॉज इसको बोझे को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। कौन खींच रही है? ग्रेविटी। और आप जानते हैं डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है काम करेगा वो जी के इक्वल होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये बन जाएगा बेटा फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी, एम इंटू जी। और बेटा ग्रेविटी जिस फोर्स से चीजों को खींचती है उसी को वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेट। तो अगर आप एम जी को वेट लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वेट इक्वल टू हो गया एम जी। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है भाई साहब? ये आगे चल रहा है। ओके, ये इधर की ओर चल रहा है डिस्प्लेसमेंट इसका। तो बताइए क्या फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो यहाँ पर यदि वर्क निकालेंगे आप तो वर्क इक्वल्स टू अगेन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए पूरा फॉर्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर फोर्स तो बेटा mg काम कर रहा है, मगर फोर्स यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस काम नहीं कर रही है। सो mg इंटू जीरो दैट इज इक्वल्स टू कितने जूल आ गया बेटा आंसर? 0 जूल। क्लियर हो गया। सो यहां पर आपका वर्क कितना हो जाएगा? 0 जूल। क्लियर हो गया। तो मतलब आपको लग रहा है कि बहुत काम कर रहा है, ये बहुत मेहनती आदमी है, मगर ये कोई भी काम नहीं कर रहा है फिजिकली। फिजिक्स की भाषा में यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा? 0 जूल। फिजिक्स तभी वर्क को मानती है जब फोर्स जो है डिस्टेंस की डायरेक्शन में लगे और डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई हो वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रही हो। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक ब्लॉक ले लिया है, क्लियर है, और आप एक ब्लॉक को यहां पर धक्का मार रहे हैं कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? और आपने यहां से इस ब्लॉक को यहां पर खसका करके यहां तक रख दिया है। ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए 10 मीटर है। कितने मीटर? 10 मीटर। अब देखिए क्या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है? बिल्कुल सही बात है, यहाँ फोर्स है और यहीं आपकी डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या फोर्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मत समझिए इसको, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझिए क्योंकि लिखना काफी बड़ा पड़ता है। तो फोर्स यहाँ पर आपने कितने का लगाया बेटा? 5 न्यूटन का। क्लियर।
एंड डिस्टेंस आपने कितने की लगाई बेटा? 10 मीटर की। क्लियर हो गया? 10 मीटर। सो वर्क हो गया आपके पास में 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन मीटर, दो क्वांटिटी के बीच में एक डैश लगाया करिए फिजिक्स में। 5 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही सर जूल के सम्मान में लिखा जाता है, जूल, जे फॉर जूल। क्लियर हो गया? तो ये है आपकी वर्क। ये क्या है? वर्क। मतलब इस बंदे ने यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में, इस बंदे ने यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टोटल कितने जूल का काम कर दिया? 5 × 10 50 जूल का। कितने जूल एनर्जी खर्च करी? 50 जूल। क्लियर हो गया? तो मतलब यहां से यहां तक इसने कितना वर्क किया? 50 जूल। क्लियर? तो यदि मैं पूछूंगा कि यहां से लेकर के यहां पर इसकी एनर्जी का खर्च कितना हुआ, आंसर आएगा 50 जूल। क्योंकि जितना काम किया है वही तो एनर्जी होगी, जितना काम किया है वहीं पर एनर्जी होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो बेटा एक्चुअली मान लो वर्क जो होता है ना वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। मान लो इस लेवल पे एनर्जी थी किसी बॉडी की E1। कितनी थी बॉडी की? E1। अब जीरो तो नहीं रही होगी, क्योंकि काम करने वाला मर तो नहीं गया होगा कि जीरो एनर्जी पे रहेगा, है ना? भाई टोटल एनर्जी इसकी E1 रही होगी, और यहां पर एनर्जी कितनी बच गई? E2। अब बात यह है कि E1 से E2 के बीच में कितना खर्च हुआ है? 50 जूल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब बेटा जो वर्क होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। इसको अच्छे शब्दों में लिखा जाए तो मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। सो वर्क डन W इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। क्लियर? E इनिशियल माइनस E फाइनल। इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी है? दिस इज कॉल्ड वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट डेल्टा E। जब भी बेटा फिजिक्स में चेंज को दिखाते हैं तो हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ E। क्लियर हो गया? सो ये हो गई बच्चों। और ये जो थ्योरम कहलाती है ना, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत कमाल की थ्योरम है बच्चों ये। आप वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? थोड़ी देर बाद अभी हम बात करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम दो टाइप में बटेगी। क्लियर है? हम्म। चलिए नेक्स्ट, सो आते हैं साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। वर्क डन ऑन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ force exerted on the body and the displacement moved by the body in the direction of force. Clear हो गया? So like a force is working here, the amount of force is working here is F. Okay, what type of force is here? There is a force is push. Force is a push or pull. Force is a push or pull. Okay, so force, a push force is working here, and by applying a force F, if a body getting displaced by the displacement S in the direction of force, so work equals to F into S. Clear or not clear? Now next question, define 1 joule. Define 1 joule. What is 1 joule? When you apply a force of 1 Newton and displace that body by 1 meter. अगर आप 1 न्यूटन अप्लाई करके 1 मीटर से बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो 1 न्यूटन अप्लाई होता है, 1 मीटर बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। सो आपका आंसर जो वर्क डन होगा वो कितने जूल होगा? 1 जूल होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो F इज हियर अप्लाइड फोर्स एंड S इज हियर व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 जूल। डिफाइन 1 जूल, तो कैसे डिफाइन करोगे? इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, okay, and displaced a body by 1 meter, okay, then the amount of work is said to be done is equals to 1 joule. Okay, or you can say the expenditure of energy, because work equals to energy, or you can say the expenditure of energy here is equals to how much? 1 joule. क्लियर हो गया? यहां से यहां तक आने में वर्क भी 1 जूल है, और एनर्जी का खर्चा भी कितना जूल है? 1 जूल है। ओके, क्योंकि वर्क कब होता है? जब एनर्जी खर्च होती है। ओके, when the work is done, when energy is expended, energy is expended। एनर्जी खर्च करने पर ही वर्क होता है। अगर आप काम कर रहे हो मतलब आप एनर्जी खर्च कर रहे हो। आप काम कर रहे हो मतलब आप एनर्जी खर्च कर रहे हो। जैसे आप पढ़ रहे हो मतलब आप एनर्जी अपनी खर्च कर रहे हो। मगर फिजिक्स पढ़ाई को एनर्जी वर्क नहीं मानती है, बिकॉज फिजिक्स इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना? फिजिक्स वाला वर्क अलग है। अब आइए बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। देखिए टाइप ऑफ वर्क डन, तो टाइप ऑफ वर्क डन की हम बात करें, टाइप ऑफ वर्क डन, तो बच्चों 3 टाइप के वर्क डन हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क डन, ओके, देन सेकंड इज नेगेटिव वर्क डन,
और आपने तीसरा पढ़ ही लिया, दैट इज जीरो, जीरो वर्क डन। क्लियर? अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, लाइक अभी लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट कुली कहाँ चल रहा था, आगे। क्लियर हो गया? सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स तो होगा, मगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। सो आपका वर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब दूसरा, पॉजिटिव वर्क डन। जब आप किसी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, मतलब फोर्स भी वही हो और डिस्प्लेसमेंट भी वही हो, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन मतलब आपका फोर्स लग रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स आपका पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, आगे हो रही है। सो दैट टाइम इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। क्लियर हो गया? जैसे मान लो बेटा कि फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे लग रही है। जैसे आप जब जमीन पे चलते हो, ओके, आप जब जमीन पे क्या करते हो, चलते हो, ये आपके जूते हैं, तो आप बेटा जमीन में फोर्स कहाँ मारते हो, पीछे की तरफ। यस और नो? आपका फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की तरफ। क्लियर हो गया? हाँ, यस, आपका फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है और आपको मूवमेंट कहाँ मिलती है बेटा, आगे मिलती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ होता है, आगे। तो यहां पर जो वर्क होगा वो कौन सा वर्क होगा, निगेटिव वर्क। कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? सो हियर वर्क इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। ओके, सो लेट अस सी पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब ये देखो भाई साहब, ये भाई साहब इस चीज को जोर से खसका रहे हैं, इनका फोर्स तो यहाँ है ना, ये कौन सा फोर्स है बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड एफ पुश, ये बेटा पुश फोर्स है, ठीक ना। तो भाई साहब तो यहाँ इसको बड़ी जोर के धक्का मार रहे हैं, बट आप देखिए भाई साहब यहाँ पर एक इधर पे फ्रिक्शन, यस, यहाँ पर बट आपको एक नेगेटिव साइड में, एक बैक साइड में फोर्स लग रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया ना? सो ये जो फोर्स है बेटा, ये कौन सा फोर्स है बेटा, ये आपका नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि बैक साइड लग रहा है। तो अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं आपको दो चीजें, दो वर्क डन दिखा रहा हूं। देखो, अगर ये बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट से डिस्ट्रिप यहाँ पे चली गई, ओके, सो पॉजिटिव वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए, फर्स्ट वाले में फोर्स भी आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, मतलब दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो हियर वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्लियर और नॉट क्लियर? क्या होगा बेटा वर्क डन यहाँ पे, पॉजिटिव। और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स, सेकंड वाली की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे। So negative work done, it is done by friction force and it will be negative. So you have to apply a minus sign here. So work is equals to force into displacement. A minus sign will be there. Clear? Got it? Now zero work done. Work done is said to be zero. First case when there is net force equal to zero. You see here the balance forces are acting there, and you know in balance force net force equal to जीरो, सो नो वर्क विल बी डन। सुबह से शाम तक ये रस्सा कसी खींचते अगर रह जाएंगे तो भी कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज नो फोर्स। ओके, सो याद रखना बच्चों, बैलेंस फोर्सेस के केस में एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। एफ नेट क्या होता है, जीरो, एंड ड्यूरिंग द बैलेंस फोर्स योर वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर हो गया? सेकेंड, वेन एवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, अ रनर हियर कंप्लीटेड वन पाथ, यस और नो? Now, if we complete one path, then what will be displacement? Zero. And if displacement equal to zero, then no rise for work. Work is also zero. Clear? And here force is perpendicular to displacement. Force is perpendicular to displacement. ये देखो भाई साहब, ये घुमा रहे हैं इसको। क्लियर? फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अंदर की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट बेटा कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में, देयर इज एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर इज नॉट? तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होंगे तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों यू नो प्लानिटरी सिस्टम में ये जो सन होता है ना हम लोग का, ये सन है, सन बेटा जितने प्लैनेट पे फोर्स लगाता है ये 90 डिग्री पे, दिस इज आवर मदर अर्थ, एंड द फोर्स एक्टिंग इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस और नो? दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसके कारण अर्थ घूमती है। और अर्थ किस ऑर्बिट में घूम रही है, ये बेटा इस डायरेक्शन में। सो आप देखिए यहाँ पे भी कितना, कितने एंगल है, 90। तो बताओ अर्थ को कितना काम करना पड़ेगा, जीरो। सो वर्क डन बाय द अर्थ इक्वल टू जीरो। सेम लाइक अगर आप सेटेलाइट छोड़ देते हो अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो सेटेलाइट पूरी जिंदगी भर बिना आपसे खर्चा पानी लिए घूमता रहता कि नहीं घूमता रहता है? क्योंकि सेटेलाइट भी फिजिक्स की बात मानता है, क्योंकि सेटेलाइट को कौन खींचता है, अर्थ। सेटेलाइट को कौन खींचता है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज लाइक हियर
Okay, now what is angle here? 90 degrees. So work done equal to 0. So no dissipation of energy at all in a satellite. Okay. So now we are reading after some time work done by the force of gravity. अलग अलग टाइप के वर्क डन होते हैं बच्चों, जिसमें हम ग्रेविटी के अंतर्गत फोर्स पढ़ेंगे, देन स्प्रिंग के अंतर्गत फोर्स पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर फोर्स पढ़ेंगे. सो हम टाइप ऑफ वर्क अब पढ़ने जाएंगे. देखिए बच्चों, तो ये हमने टाइप ऑफ फोर्स की बात कर दी आपसे कि पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स एंड जीरो फोर्स. तो यहाँ पे सॉरी फोर्स बोल गया मैं बच्चों, गलती से वर्क बोलना था. सो वर्क इज हियर इक्वल टू कितना? 0. अब बात करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है बच्चों? ये देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज थ्रू अ हाइट h, देन वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh. देखो बेटा, दो चीजें एक साथ होंगी यहाँ पे, बहुत ध्यान देके समझना. ठीक है ना? जैसे कि ये कोई आपके पास में बेटा ऑब्जेक्ट है. ओके, एम मास का ऑब्जेक्ट है बेटा. अब इस पर जी ग्रेविटी लग रही है, तो इस पर जो बेटा इसका वेट काम करेगा, कहाँ काम करेगा बेटा? डाउनवर्ड. कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड. अगर किसी बंदे को इसको उठाना है, समझ गए ना, तो बेटा ठीक इतना ही फोर्स mg ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा. बताओ, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो अगर किसी को इसको उठाना है m मास की बॉडी को, तो इसको इतना ही फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा. सो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? F इक्वल टू एम जी. F इक्वल टू एम जी. मान लो ये बंदा इसको उठा करके h हाइट तक ले गया. कितनी हाइट तक? h हाइट तक ले गया. यहाँ पे दिस हाइट इज इक्वल्स टू h. अब यहाँ पे बॉडी आ चुका, मास m यहाँ पे आ चुका है. ओके, तो अब इस बंदे के द्वारा किया गया काम, ये जो बंदा खींच रहा है, इसको उठा के ले गया यहां तक, उसके द्वारा किया गया काम, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स. तो फोर्स कहां लग रहा है बेटा? अपवर्ड लग रहा है. क्यों? मैं किसका फोर्स बता रहा हूं बेटा? उस बाहर वाले इंसान का, जो इसको खींच रहा है. देखो, फोर्स कहां लग रहा है बेटा? ऊपर. तो अपवर्ड फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम जी, अपवर्ड है. और बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच. कितना है डिस्प्लेसमेंट? एच. तो उस बंदे का किया गया काम कितना हो गया? एम जी एच. कितना हो गया? एम जी एच. क्लियर की नॉट क्लियर? तो यहां पर ये कितना हो गया? वर्क डन इक्वल्स टू एम जी एच. ये वर्क डन किसका है बेटा? ये एक्सटर्नल एजेंट का है या उस मैन का है. सो वर्क डन बाई मैन इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच. क्लियर की नॉट क्लियर? अब सेकेंड चीज देखो बेटा, यहीं पर मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालूं. अगर यहीं पर मैं क्या निकालूं? वर्क डन बाई ग्रेविटी, मतलब अर्थ ने कितना काम किया. अब देखो, अर्थ के लिए बेटा जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा. ये देखो एम जी. यस और नो? तो अर्थ के लिए फोर्स तो mg होगा, मगर इस बार डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स कहां लग रहा है? नीचे. इंसान ऊपर फोर्स लगा रहा था, क्योंकि उसको तो इसके बराबर फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, मगर अर्थ का फोर्स तो नीचे लगेगा ना. हाँ, तो mg इंटू कितना? h. और यहां पे आएगा नेगेटिव साइन. तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया काम, वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू माइनस एम जी एच. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो खींच रहा है वो पॉजिटिव काम कर रहा है, और ग्रेविटी यहां पे क्या काम कर रही है? नेगेटिव काम कर रही है. क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? अब आइए देखते हैं, अगर किसी बॉडी को आपने ऊपर से नीचे गिरा दिया, एच हाइट पर नीचे गिरा दिया, ठीक है ना? देखिए, पहले आप जो है पहले आप जो है इसको ऊपर ले गए, पहले आप इसको ऊपर ले गए, तो आपने कितना काम किया? एम जी एच. आपका काम कितना हुआ? एम जी एच. क्लियर ना? और आपका आपका यहाँ पे वर्क डन बाई ग्रेविटी जो आ रहा है बेटा, वो निगेटिव आ रहा है. सॉरी, दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या आ रहा है? निगेटिव. मतलब आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है. क्लियर? अब आइए देखते हैं कि अगर किसी उसी बॉडी को आप ऊपर से नीचे एच हाइट तक गिरा दो, तो कितना वर्क डन होगा. नीचे गिराने का पूरा पूरा काम कौन करेगी? ग्रेविटी करेगी. कौन करेगी पूरा पूरा काम? ग्रेविटी. तो W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो बेटा बताओ, यहां पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? mg. तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा बेटा? mg. और बताइए डेप्थ कितना है बेटा नीचे की तरफ? हाइट h. हाइट कितनी है? एच. तो कितना आ गया बेटा? एम जी एच. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अब ग्रेविटी के द्वारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है. क्या हो रहा है? तो जब बॉडी अपने अपने आप नीचे गिर रही है, तब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी, मगर जब बॉडी ऊपर जा रही थी एच हाइट तक, तो ग्रेविटी कौन सा वर्क कर रही थी? नेगेटिव. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ऊपर, नीचे से ऊपर जाने में ग्रेविटी का वर्क डन क्या था? निगेटिव था. और अब ऊपर से नीचे आने में ग्रेविटी का वर्क डन क्या है? पॉजिटिव. क्लियर हो गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है. पिछले बार ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा था. क्लियर की नॉट क्लियर? यस. तो ये हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल मैन, एक्सटर्नल एजेंट, एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी. क्लियर बच्चों की नॉट क्लियर?
चलिए बच्चों, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको। ये हो गई वर्क डन। बेटा जब आपके पास कोई बॉल बिल्कुल जमीन पे टच है, तो यहां पर जमीन में टच है मतलब हाइट कितनी है, 0। यस और नो? तो यहां पर इस बॉल की एनर्जी कितनी होगी, 0। क्लियर? बट जब आप इस बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट करके आप ले जाएंगे एट अ हाइट h, एट अ हाइट, तो आपको पता है कि यहां तक इस बॉल को ले जाने में आपने कितना काम करना पड़ता है, यहां तक ले जाने में, यहां तक ले जाने में एक्सटर्नल बॉडी को W इज इक्वल्स टू mgh काम करना पड़ता है। बोलो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और बेटा यहां पर जब आप इस बॉडी को ले जाते हो तो ये काम इस पोजीशन पे स्टोर हो जाता है, इस पोजीशन पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है, पोटेंशियल। तो अगर कोई बॉडी एच हाइट पे है तो उसने कितना काम स्टोर कर लिया है, एम जी एच, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, एम जी एच। और ये एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी है, इसलिए इस एनर्जी का पूरा नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होगा, हाँ, इस एनर्जी का पूरा नाम होगा बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? पोटेंशियल, क्योंकि बेटा बॉडी रुकी हुई है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने बॉडी को रोक रखा है, और यही बॉडी की एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी की स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो एनर्जी रिटेन होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? हाँ, अब इस ब्लॉक को आप यदि छोड़ दोगे यहां से, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च करेगी और वापस कहां पर पहुंच जाएगी, 0 पर। कहां पर पहुंच जाएगी, मतलब आप जब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती है। बट जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और ग्राउंड टच करते ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये बच्चों हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी वाली बात। So work done by the force of gravity, if an object of mass m is raised through a height h, then work done on the object equal to mg h। काम कौन करेगा, एक्सटर्नल बॉडी। So this is the work done by the external agent equal to mg h। वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पे बॉडी जो है, ये जो है, यहाँ पे इसको ये ऊपर की ओर उठा रहा है, ऊपर की ओर उठा रहा है। कितने हाइट तक, एच हाइट तक। कितने हाइट तक, एच हाइट तक। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और यहां पर ये इस बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल्स टू निगेटिव। क्लियर? तो ग्रेविटी का वर्क डन लिखना चाहिए यहाँ पे, वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू एम जी एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे देखिए इसको ये नीचे ला रहा है। कहाँ ला रहा है, नीचे। अब ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है बेटा, तो इसका फोर्स तो पहली चीज नीचे लगेगा ही, एमजी। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो लिफ्टर है इसका फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, एमजी, नीचे की तरफ। बोलो ये सुनो। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है, नीचे। याद रखो, ऊपर नहीं ले जा रहा है, कहाँ ला रहा है, नीचे ला रहा है। तो इस समय डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे। तो फोर्स कितना हो गया, एमजी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गई, एम जी, सॉरी एच। ओके, तो कितना हो गया, एम जी एच। अच्छा, इन लोगों ने साइन कन्वेंशन का यूज कर लिया। डाउनवर्ड फोर्स है तो उसको भी ले लिया माइनस एम जी, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी ले लिया माइनस एच। माइनस माइनस कैंसिल, योर आंसर इक्वल्स टू एम जी एच। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। क्लियर की नॉट क्लियर? वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। किसका वर्क डन, किसका वर्क डन, गलत बात। एक्सटर्नल बॉडी का नहीं बच्चों, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का। किसका वर्क डन, ग्रेविटी का। किसका वर्क डन, ग्रेविटी का। क्लियर हो गया? तो यहां पर ग्रेविटी का वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप कह रहे हो एक्सटर्नल बॉडी का, भाई एक्सटर्नल बॉडी का वर्क डन तो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ, अगर ये ब्लॉक है, इसका फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा, तो भाई साहब उठाने के लिए इसको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा इसका फोर्स। यस और नो? फोर्स तो mg ऊपर ही लगाना पड़ेगा, भले कितना हल्का है, मगर भैया किसी को तुम पकड़े हुए हो तो आपका फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। अब ऊपर लग रहा है फोर्स, मगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे, तो वर्क डन क्या होगा आपका, हर हाल में नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वर्क डन आपका हर हाल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बार एक्सटर्नल बॉडी का वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक्सटर्नल बॉडी का वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव। डन। मगर ये ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके,
कैपेसिटी टू डू वर्क, और यू कैन से एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, मतलब अगर आपके अंदर यदि काम करने की क्षमता है, मतलब आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी। आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास क्या होगी, एनर्जी। बिकॉज वर्क तभी होगा जब एनर्जी खर्च होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अभी आपने देखा था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी E1 माइनस E2, ये सुनो, जब एनर्जी खर्च होगी तभी तो वर्क डन होगा। सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज द, सॉरी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, वर्क होता है तब बच्चे क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है? चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने बताया आपको कि कभी भी बेटा कोई वर्क होगा मतलब 100% एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। क्लियर? यस, है ना? वर्क, जब भी वर्क होगा इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ओके, सो लाइक कि कोई भी वर्क हो रहा है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगी। राइट? गॉट इट बच्चों? So, so work is done only way, work done is the only way to transfer energy. Yes, कभी भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी इसका मतलब वर्क होगा। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जूल, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जूल, मतलब जूल बेटा वर्क की भी यूनिट है और एनर्जी की भी जूल यूनिट है। ओके, बिकॉज वर्क ही एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी। बेटा वैसे तो कई टाइप ऑफ एनर्जी होती है बट मेनली हमको मैं जो एनर्जी टाइप ऑफ देखनी है वो कुछ ही देखनी है। ओके, सो टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी के कई टाइप होते हैं। सबसे पहले मशीनरी पार्ट या मोशन के दौरान में पॉजेस होने वाली एनर्जी सामने, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड के फील्ड में साउंड एनर्जी। ओके, अगर आप हीट की बात कर रहे हैं तो हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, बहुत सारी थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है बच्चों। इवन भूकंप तक आता है तो क्या, भूकंप आने में सीस्मिक वेव एनर्जी, समझ गए ना? यस, है ना? क्लियर हो गया? और कौन सी एनर्जी हो सकती है बच्चों? रेडिएशन के कारण एनर्जी जो होती है वो भी एनर्जी होती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के टाइप की। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा जहां भी मोशन होगा ना वहां पे मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी धीरे से पढ़ते हैं हम लोग कि ये एनर्जी के फॉर्म्स क्या होते हैं। क्लियर? सो बच्चों डिस्कस करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। हालांकि हमको पहले पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पजेस्ड, पजेस्ड मतलब रखना। ओके, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, भैया पोजीशन के कारण, ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन कह लो और कॉन्फ़िगरेशन कह लो या ओरिएंटेशन कह लो, और ओरिएंटेशन, किसी बॉडी के विशेष ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी पजेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? जैसे बेटा ये रबर बैंड है, सिंपल, अभी ये रबर बैंड है, इसकी बेटा एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट आपने इस रबर बैंड को खींच दिया, बोलो यस और नो, रबर बैंड को क्या कर दिया, खींच दिया। अब ये बताओ इस रबर बैंड को खींचने में आपने मेहनत करी कि नहीं करी, वर्क किया कि नहीं किया? जो वर्क आपने किया वो बेटा यहीं पर स्टोर हो गया और आपने इस बैंड को खींच करके इतनी एनर्जी पे रोक रखा है। क्लियर? अब आप यहाँ पर पत्थर लगा करके या कोई भी प्लास्टिक आर्टिकल लगा करके फेंकोगे तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को वापस खर्च करेगा, जीरो पे आएगा और ये एनर्जी जो कमाया है ये दे देगा और पार्टिकल यहाँ तक फेंका जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो आपका वर्क इसमें स्टोर हो गया, इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और उसको स्टोर करने में आपने वर्क किया तो आपने क्या किया, उसकी पोजीशन को बिगाड़ दिया, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ दिया, उसके ओरिएंटेशन को बिगाड़ दिया। क्लियर? जैसे ये आपके कान के लोब्स हैं, आप अपने कान के लोब्स को थोड़ा सा खींच के देखो और जैसे ही छोड़ोगे ये अपने आप अपनी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे? तो इनके अंदर भी कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? ये आपका कान है, आप इसको थोड़ा सा मोड़ के देखो, जैसे आप वर्क करोगे तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा लेगा और जैसे ही छोड़ोगे फिर से वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंच जाएगा। क्लियर? सो किसी भी स्टेट के कारण एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए, आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका रेस्ट में है, U इक्वल टू 0। आपने इस बॉडी को दौड़ाना शुरू कर दिया। अब बताइए बॉडी क्या, आपने इस बॉडी पे वर्क किया कि नहीं किया? वर्क किया, तभी तो ये बॉडी दौड़ रही है। पहले रेस्ट में थी, अब किस में आ गई है? मोशन में। आपने रेस्ट से मोशन में लाने में काम किया। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी स्पीड कितनी है? v। यस और नो? तो v तक लाने में आपने इस पे कितना काम कर दिया है? w। तो यहां पर w वर्क आपका इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि अब ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो आपका किया गया काम किस फॉर्म में आ जाएगा? इसके बॉडी के अंदर मोशन की फॉर्म में। और जो एनर्जी दिखेगी, आपका जो वर्क डन है, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको दिखेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी वही आपका वर्क डन होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखिए इसकी सबसे पहले हम इसकी v निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे v स्पीड पे आ चुका है। सो ऑल यू नो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ वर्क डन इज इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा d है। यहां से ये बॉडी गई है और यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट कमा लिया है? d। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ m इनटू बेटा a मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए फाइनल स्पीड कितनी थी? v। इनिशियल कितनी? 0। बेटा u नहीं थी, स्टार्ट में 0 थी। क्या थी? 0 थी। क्लियर हो गया ना? 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी 0 से देंगे तभी तो टोटल काउंट होगी। अगर स्टार्ट में ही कोई एनर्जी रहती फिर तो चेंज काउंट होता, फिर वर्क नहीं आता, फिर चेंज इन वर्क आता। क्या था? चेंज इन वर्क। तो v माइनस 0 अपॉन कितना? t इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ अब आ जाइए बेटा थर्ड इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन थर्ड मोशन का। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों? अच्छा यहां पर आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको ma ही रहने दीजिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? तो देखिए फाइनल स्पीड यहाँ पे क्या हो चुकी है? v हो चुकी है, v का स्क्वायर। u कितना है? 0 और 2 एक्सलेशन की जगह a और डिस्प्लेसमेंट कितना है? d है। तो हमें क्या चाहिए? ad चाहिए। हमें क्या चाहिए? ad। ये देखो ad बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है? तो यहां से अगर आप ad को रोक लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? v स्क्वायर अपॉन 2। अब आप यहाँ पे ad के प्लेस पे v स्क्वायर अपॉन 2 रख दो, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। क्या आप इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो? और यही आपकी वर्क डन है और यही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। यही किया हुआ गया वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? और अगर इसका सेकेंड केस देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड केस, अगर आपके पास बॉडी ऑलरेडी स्पीड u में थी। किस में थी? स्पीड u में। और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके आपने वर्क कर दिया और बॉडी किस में पहुंच गई? v में। किस में पहुंच गई? v में। बोलो यस और नो? अब बॉडी u में थी और बॉडी किस में पहुंच गई? v में। क्लियर? चलिए तो वर्क डन निकालता हूं। तो वर्क इक्वल्स टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो डिस्टेंस यहाँ पे d चली गई है बॉडी की। ओके, आई एम एग्री। नाउ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस की वैल्यू देखिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad, क्योंकि डिस्टेंस s की जगह d पुट कर दी, तो a इंटू डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो m इंटू ए सॉरी m इंटू ए इंटू डी, यहाँ पे लिखूंगा m इंटू ए इंटू डिस्टेंस d। तो m की जगह m रखिए। अब ad की जगह क्या आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सो दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। ब्रेक कर दो तो बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों क्या दिख रहा है ये? क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? और क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? और ये क्या है? वर्क डन। तो मतलब जब ऑलरेडी एनर्जी थी तो जो वर्क डन होगा, बीच में आपने जो वर्क दिया है वो किसके होगा? इस वाली एनर्जी के और इस वाली एनर्जी के माइनस के। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपकी काइनेटिक केवल चेंज हो रही है तो जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि बच्चों जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। ये देखो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब आप काइनेटिक बदल रहे हो, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। क्लियर की नॉट क्लियर? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल बदल रहे हो सो उस समय पे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को यू भी से शो करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर की नॉट क्लियर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हमने अभी निकाल लिया है, हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये देखिए, बैट में जब बॉल थी तो जीरो स्पीड में थी, रखा हुआ था, फिर उठा के मार दिया जोर से, तो इसने स्पीड गेन कर ली। कितनी हो गई? वी। अब इस समय एट द टाइम इसकी स्पीड वी है, उस समय इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क कैन डू बिफोर कमिंग इन टू द रेस्ट। देखो भैया, ये भी अप्रोच क्या बोल रहा है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से है। नंबर एक, जीरो से उस बॉडी को, पहले क्या थी? एम बॉडी थी, बोलो हाँ है ना? स्पीड कितनी थी? जीरो। और जीरो से बॉडी को वी स्पीड में लाने में किया गया वर्क निकाल लो, मतलब सेम बॉडी स्पीड कितनी हो गई? वी। जितना वर्क किए हो यहां पर, वही क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी, जैसा अभी हमने निकाला हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यस और नो? अब उल्टा कर सकते हो, अगर कोई बॉडी वी स्पीड में है तो इसको वापस जीरो स्पीड में लाने में कितना काम करना पड़ेगा? ओके बेटा, सेम काम करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सेम एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं, या तो उस बॉडी को जीरो स्पीड से लेके गिवन स्पीड पे ले आओ, वहां का वर्क निकाल लो, या गिवन स्पीड पे है तो किस पे ले आओ? जीरो स्पीड पे, वहां का वर्क निकाल लो। क्लियर की नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए देख लेते हैं, यदि आपको करना चाहिए ये वाला, निकालना है तो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों, एक बॉडी है जिसकी स्पीड वी है, और इस बॉडी को डी डिस्प्लेसमेंट चल करके हमने रोक दिया। बोली क्लियर की नॉट क्लियर? इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? जीरो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर की नॉट क्लियर? तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स। अब इस बार जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा, वो निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस बार आपका एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन होगा। सो यू कैन राइट हियर इट इज माइनस ए। क्लियर की नॉट क्लियर? इनटू डिस्टेंस। नाउ अगेन वही फॉर्मूला लगाइए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ वी स्क्वायर, फाइनल स्पीड कितनी है? जीरो। फाइनल कितनी स्पीड? जीरो। इनिशियल कितनी थी बेटा? वी थी। ये देखिए, इनिशियल वी थी इस बार, इनिशियल की जगह वी, प्लस टू एक्सेलरेशन ए। क्लियर हो गया? एक्सलेशन ए इंटू कितना हो गया? डिस्टेंस कितनी है? डी है। कितनी है डिस्टेंस बेटा? डी। तो यहां से देखिए, टू ए डी इक्वल टू क्या? माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ए ऑफ डी इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन टू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सो देखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू एम इंटू माइनस ए। सो एम माइनस लगाओ और ए की वैल्यू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर की नॉट क्लियर? ए डी की वैल्यू, सॉरी, ए डी की वैल्यू एम माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब चाहे तो रुके को चला दो और चाहे चलते को रोक दो, दोनों केस में जो एनर्जी आएगी वो कितनी बनेगी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अभी अभी आपने देखा कि अगर कोई बॉडी थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो K1 थी, वो चल रही थी स्पीड u से, फिर इस बॉडी के यहाँ पे एक आपने झटका मारा, धक्का मारा, वर्क किया, और वर्क करने के बाद इसमें एनर्जी इसकी कितनी हो गई? नई वाली बॉडी की एनर्जी हो गई K2। ओके, इसकी स्पीड हो चुकी है v। क्लियर? सो क्या रूल कहता है? द टोटल वर्क डन बाई द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबके द्वारा किया गया टोटल वर्क डन, बीच में जो भी उथल पुथल हुई है उस दौरान में लगने वाला टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? मतलब आपने कितना काम किया, वर्क डन जो होगा W इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1, K2 माइनस K1। क्लियर की नॉट क्लियर? सो वर्क डन इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1। जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अभी हमने डेवलप किया ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये देखिए, अभी हमने डेवलप किया था, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको एम कॉमन ले लो, हाफ एम, सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये निकलेगा आपका बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? नेक्स्ट, अब बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन
और चेंज इन शेप, चेंज इन शेप का नाम कह दो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं? हाँ, किसी बॉडी की पोजीशन या उसके विशेष कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हो सकती है आपके सिलेबस में, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए आप जब आप धनुष को खींचते हैं, बो को खींचते हैं, तो इसमें बो में आपने धनुष को खींचा तो एरो बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के जाता है। वो किसकी एनर्जी लेता है बेटा? इस खींची हुई डोरी की। लेता है कि नहीं लेता है? सिमिलरली आप गुलेल मारते हैं तो गुलेल पत्थर किसकी एनर्जी लेता है? उसकी स्टोर्ड एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। किसके कारण? इलास्टिसिटी के कारण। सो दैट्स वाई इस एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? जो स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है ना, वो होती है उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? क्लियर हो गया? सो द एनर्जी स्टोर्ड बाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के कारण स्ट्रेचिंग यानी कि खींचने और दबाने के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड बाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऑफ एन इलास्टिक बॉडी इज कॉल्ड वाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? यस। तो मतलब कोई भी बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बॉडी में उसके इलास्टिक बिहेवियर के कारण उस आपने उस इलास्टिक बॉडी पे काम किया है, इसलिए एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर? जैसे ये धनुष को पहले आपने खींचा तो आपकी क्या हुआ? जैसे आपने खींचा तो आपने इसकी इलास्टिसिटी एनर्जी बढ़ाते गए और वो इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो गई। और जैसे ही आप धनुष को छोड़ेंगे, इसमें बाण बाण वो एनर्जी लेकर के बाहर चला जाएगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको वेस्ट कर देगा। क्लियर? यस। सेकेंड बात क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए यहाँ पे ये बंदा ऊपर है, इसके ऊपर। अब यदि यहां से ये गिरेगा तो वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मतलब क्या काम करेगा? वो काम क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है और वो उस एनर्जी को खर्च करेगा। वो एनर्जी क्यों है? क्योंकि हाइट के कारण। किसके कारण? हाइट के कारण। ग्राउंड लेवल से हाइट के कारण उसके पास कितनी एनर्जी है? उसके पास एनर्जी है mgh। mg बोलो है कि नहीं है? क्योंकि पहले भाई साहब ये नीचे से ऊपर गया है। नीचे से कहाँ गया है? ऊपर। तो h हाइट चढ़ने में इसने अपनी एनर्जी बढ़ाई है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है। अब यहां से कूदेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? खर्च करेगा। क्या करेगा? खर्च करेगा, लॉस करेगा। द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन, वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बच्चों? अब याद रखिएगा, जैसे वहां पर काइनेटिक एनर्जी के केस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगती थी और वर्क इज इक्वल्स टू होता था K2 माइनस K1। क्लियर? यहां पर भी जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U। यस, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? सो वर्क डन इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके। सो नेक्स्ट, अब आप देखिए बेटा, यहां पर देखिए एनी लेवल कैन बी कंसिडर्ड एज द रेफरेंस। आप u इक्वल टू जीरो, हालांकि बेटा पूरी दुनिया इसको मानती है, इसको आप u इक्वल टू जीरो मान लीजिए। क्या मान लीजिए? u इक्वल टू जीरो। मतलब ग्राउंड लेवल को u इक्वल टू जीरो माना जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक सवाल आता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितने कितने टाइप में हो सकती है? बेटा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, मगर काइनेटिक एनर्जी केवल पॉजिटिव होती है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? केवल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मास कभी निगेटिव हो नहीं सकता और पॉजिटिव स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? बट यदि आप इस हाइट को h इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल है आपका, तो अगर आप इससे यदि h हाइट ऊपर चले जाएंगे, कितने हाइट? तो यहां पर आपकी एनर्जी बनेगी mgh। कितनी बनेगी? आपने कितना काम किया h हाइट ऊपर जाने में? mgh। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यदि आप h डेप्थ नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे अभी ये माइनस h काउंट होगा और आपकी एनर्जी बनेगी माइनस mgh। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी केवल क्या होगी? पॉजिटिव। ये देखिए जैसे यहाँ पे अब ये बंदा एक टर्पोलिन में कूद रहा है तो पहले यहाँ पे बीच पे जीरो है, फिर इसने दम लगाया बेटा तो ये h हाइट नीचे आ गया, डेप्थ नीचे आ गया। बोले सुनो, तो इसका मतलब क्या होगा? u इक्वल टू माइनस mgh। और यहाँ पे क्या होगा? ये ऊपर चला गया तो u इक्वल टू प्लस mgh। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? तो बेटा देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, पहले माइनस mgh में इसने टर्पोलिन पे काम किया, समझ में ना, इसने टर्पोलिन पे काम किया। अब टर्पोलिन इस पे काम कर रही है, टर्पोलिन इस पे काम कर रही है। क्लियर हो गया? यस। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। अभी आपने देखा मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है पोटेंशियल और एक होता है
काइनेटिक। क्लियर हो गया? अगर आप दोनों एनर्जी को जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पीई प्लस के ई, बेटा ये क्या बन जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी का कुल फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट। सो ई टोटल इक्वल्स टू के ई प्लस पीई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि किसी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा, टोटल एनर्जी हमेशा रिजर्व रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा रिजर्व रहती है। बस उसमें खिलवाड़ किस में होता जाता है? काइनेटिक में और पोटेंशियल में। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी एनर्जी सिस्टम की बेटा 20 जूल है, बोलो हाँ। तो शुरुआत में मान लीजिए ये पोटेंशियल है और यहाँ पे काइनेटिक है। तो स्टार्ट में मान लो पोटेंशियल है 20 और काइनेटिक कितनी है? 0। बोलो यस और नो। फिर आगे बेटा ये हो जाएगी 15, ये हो जाएगी 5, फिर ये हो जाएगी 10 और ये भी हो जाएगी 10। एट द एंड आकर के हो सकता है ये हो जाए 10 और ये हो जाए 20। आप देखिए हर केस में टोटल कितना आ रहा है? 20 आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, किसकी? सिस्टम की। क्लियर कि नॉट क्लियर? इन अ सिस्टम विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सो के ई इनिशियल, और कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी तो के ई पोटेंशियल। बोलो ऐसा नो? क्लियर? हालांकि ये यहाँ पे रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्लियर? बट पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे ये नीचे कूदेगी लड़की, ओके, इसकी देखिए पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्योंकि ये ग्राउंड से पास में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हो गया? तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये पूरे यूनिवर्स के लिए ये रूल लगता है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे? बोलो हाँ या ना? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अर्थ में जो कुछ बनाएंगे, जो भी एनर्जी बनाएंगे वो अर्थ में ही तो आखिरकार वेस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस और नो? मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स ऑलवेज रिजर्व्ड, मतलब इस यूनिवर्स की पूरी एनर्जी क्या है? रिजर्व है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, टोटल एनर्जी जो है इस पूरे अर्थ की क्या है? रिजर्व है। क्लियर? वही कोयला पहले एटमॉस्फेयर से बनता है जमीन के अंदर और एटमॉस्फेयर की एनर्जी लेता है। बोलो हाँ है ना? जमीन के अंदर जाकर के कई साल तक टेम्परेचर प्रेशर में बनता है और फिर उसी कोयले को हम बर्न करते हैं तो वापस जो बनने में एनर्जी लगी थी किसी समय पहले, हजारों साल पहले, वही एनर्जी वापस जल करके कोयले से बाहर चली जाती है। जाती कि नहीं जाती है? क्लियर कि नॉट क्लियर? So energy can neither be created nor be destroyed. It change only from one form of energy to another form of energy. Clear? मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा के एनर्जी कमाई, हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी मैंने मुंह से बोल करके साउंड एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट कर दी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बच्चों, बात करते हैं पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मतलब आप दी गई एनर्जी को कितनी तेजी से खर्च कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप टी सेकेंड में अगर आप टी सेकेंड में डब्लू काम करते हो या डब्लू वर्क करते हो या डब्लू एनर्जी खर्च करते हो तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च करोगे? डब्लू अपॉन टी। दिस इज कॉल्ड पावर। यूनिट पावर, वर्क को जूल में नापेंगे और टाइम को सेकेंड में नापेंगे, एंड जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। ओके, सो एसआई यूनिट इज वॉट, इट इज कॉल्ड जूल पर सेकेंड। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे बच्चों एनर्जी की तो ऑल ओवर टोटल यूनिट आपकी जूल मानी जाती है, मगर अलग अलग फील्ड में एनर्जी की यूनिट अलग अलग लगती है। जैसे हीट के केस में एनर्जी की यूनिट कैलोरी है। इन द केस ऑफ कॉमर्शियल यूनिट, बिजली जो आप जलाते हो, बिजली का बिल आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, बेटा वो होती है किलो वॉट आवर। किलो वॉट, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर। मान लीजिए आपके घर में रीडिंग लेने के पहले बिल 60 पे था। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक महीने बाद जब मामू आता है रीडिंग लेने वाला और यूनिट हो गई 100। कितने यूनिट हो गई? 100। मतलब आपने एक महीने में कितने यूनिट बिजली जलाई है? 40 यूनिट, मतलब 40 किलो वॉट आवर। कितने किलो वॉट आवर? बिकॉज 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलो वॉट आवर। सो आपने बेटा 40 किलो वॉट आवर, 40 यूनिट आपने बर्न कर लिए, मतलब आपने 40 किलो वॉट आवर बिजली जला दी है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
नाउ याद रखना 1 किलोवाट आवर में 1 का मतलब 1 किलो का मतलब 1000, ओके। वॉट, वॉट आवर तो एक आवर में कितने 60 × 60 सेकेंड यानी कि 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है बेटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे, क्लियर, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? 1 किलोवाट आवर में बच्चों 3.6 × 10⁻⁶ जूल की एनर्जी होती है। क्लियर? स्पेशल नोट, अ फोर्स लाइक ग्रेविटी और विच पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड कैन बी रिस्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। देखो बेटा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जा रही है, एक ऐसा फोर्स जिसके अंडर में आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सको और काइनेटिक को पोटेंशियल में। तो ऐसा फोर्स जिसके अंडर में आप पोटेंशियल को काइनेटिक और काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सको, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला शीट देख लीजिए, वर्क डन कर लिया, W = F × S, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बता दिया आपको, वर्क जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। क्लियर? एंड पोटेंशियल एनर्जी U = mgh। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ WU। क्लियर? अगर इंसान करेगा तो एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा वर्क किया होगा डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू मतलब U2 - U1, U2 माइनस, और अगर ग्रेविटी करेगी तो निगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? निगेटिव। नाउ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब इक्वल टू एफ वी कैसे बन गया? देखो, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। बोलिए यस और नो। अपॉन में क्या है? टाइम। अगर डिस्टेंस और टाइम को आप साथ में ले लो तो आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यस और नो? सो दिस बिकम फोर्स इनटू स्पीड, फोर्स इनटू स्पीड। तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। दिस इज डन बच्चों, ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। थैंक यू सो मच।